स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर प्रदेश के दिव्यांगजनों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सिलिकोसिस पीड़ित और विशेष योग्यजन को लाएंगे बीपीएल श्रेणी में। अब आमजन की मुख्यमंत्री तक पहुंच होगी और आसान। सरकार ने बनाई नई ईमेल, भेज सकेंगे अपने सुझाव और शिकायतें। प्रदेश भाजपा ने चुनाव आयोग को दिया ज्ञापन। पंचायत चुनाव में कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट, कहा प्रशासन कर रहा कांग्रेस के इशारों पर काम। प्रदेश के 44 आईएएस और 33 आईपीएस को जल्द मिलेगा प्रमोशन का तोहफा। सीएम के हस्ताक्षर के बाद जारी होंगे आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल मास्क न पहनने वालों को कोविड-19 केंद्र में सामुदायिक सेवा के काम पर लगाने का गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के केंद्र के कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने ये आदेश दिए। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन की आग लगातार फैलती जा रही है। पिछली बार की विफल बातचीत के बाद आज दोबारा किसानों और सरकार के बीच वार्ता हुई। आंदोलन के कारण दिल्ली एनसीआर का यातायात प्रभावित है। कई बॉर्डर अभी भी बंद है। वहीं कई सड़कों को किसानों ने जाम कर दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में जयपुर में किसानों के समर्थन में कम्युनिस्ट संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जयपुर दिल्ली हाईवे पर चक्का जाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी और आरएसएस से आजादी के नारे भी लगाए। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। जाम की स्थिति न बने इसलिए 2 घंटे तक ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। इसके अलावा राजस्थान के कोटा, अलवर और बीकानेर समेत अन्य जगहों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजस्थान समेत 26 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। ये छापामारी विदेशों के फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के तहत की गई है। जयपुर में ईडी की टीम ने पीएफआई के दफ्तर पर रेड की। करीब 5 घंटे चली इस कार्रवाई के बाद ईडी की टीम पीएफआई के ऑफिस से रवाना हुई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिस जयपुर में मोती डूंगरी रोड पर मुस्लिम स्कूल के पीछे स्थित है। ये पीएफआई का प्रदेश कार्यालय है। ईडी की टीम पहुंचने की भनक लगने के बाद से संबंधित संस्था के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में यहां पर इकट्ठा हो गए। ईडी की टीम ने कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। 5 से 7 अफसर कार्रवाई के लिए आए थे। किस नज़र से देखिए, आज की जो कार्रवाई है वो पॉपुलर फ्रंट पर नई नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर सरकार ने जितनी भी जन विरोधी जो सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ जो आवाज़ उठाने वाले जितने संगठन हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे लिबरल्स हो, चाहे सेक्युलर हो, जितने लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसकी पॉलिसियों के खिलाफ उठाते हैं, उसके लिए सरकार ने ये ईडी और एनआईए को हथियार बना रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ जब भी मतलब सरकार बीजेपी सरकार डमरू बजाती है तो ये बंदर अपना खेल दिखाना शुरू करते हैं। वैसे ही सरकार यहाँ पर भी आज जब किसान आंदोलन हो रहा है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है और पॉपुलर फ्रंट जगह जगह पर जो है बहुत तेज़ी से लोकप्रिय होता जा रहा है, लोग उसके साथ आ रहे हैं। तो इस आवाम को इससे डराने के लिए और गुमराह करने के लिए सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो सरकार द्वारा प्रायोजित है और इससे पहले भी ऐसे प्रोपेगेंडे हुए हैं। सरकार आज तक पॉपुलर फ्रंट पर कोई एक सिंगल केस ऐसा साबित नहीं कर पाई है। इससे पहले भी कई जगह छापेमारी हुई है। आपको मालूम होगा हाथरस के केस में 3 दिन के अंदर ईडी ने क्लियर चिट दे दिया। यानी क्या है, सिर्फ वो मीडिया के अंदर एक खबर बनाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ये लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और हर एक इशू में, सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी जितने इशू आए हैं, जब भी सरकार को कोई एक बलि का बकरा नहीं मिलता है तो वहाँ पॉपुलर फ्रंट को निशाना बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सीएमआर में वर्चुअल कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में 43 लोगों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छुआछूत को खत्म करते हुए दिव्यांगजनों का सम्मान करना चाहिए। सरकार ने दिव्यांगजनों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित और दिव्यांगजनों को बीपीएल श्रेणी में रखने का फैसला किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज में समान सम्मान मिलना चाहिए ताकि उनमें हीन भावना नहीं आए।
संस्थाओं में कैसे उनको सम्मान मिले, समाज में सम्मान मिले। समाज में सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात होती। परिवार भी अगर सम्मान नहीं देता है तो समाज कैसे देगा। ऐसी स्थिति थी। मेरे पूर्व वक्ता ने ठीक कहा, कई बार वो परिवार के लिए भी बोझ बन जाते थे। परिवार वाले उनको बोझ समझते थे। वो जमाना भी था जो हमने देखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर फोकस करने के बाद में अब हमारे देश के अंदर भी सोच में बदलाव आया है, समाज के भी, परिवार के भी। और सरकार ने भी कमी नहीं रखी है किस प्रकार से दिव्यांगजनों का सम्मान सुनिश्चित हो, उनके लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी करना आम आदमी के साथ विश्वासघात है। यूपीए सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल थी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपए प्रति लीटर थे। रसोई गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर मोदी सरकार ने आम जन का बजट बिगाड़ दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक आम लोगों की शिकायत, संदेश, सुझाव अब और सुगमता से पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसके लिए एक नई ईमेल आईडी बनाई गई है। इस पर भेजे गए ईमेल सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे। आम लोगों की मुख्यमंत्री तक आसानी से पहुंच हो सके इसलिए ईमेल बनाई गई है। इस नई ईमेल आईडी से प्रदेशवासी व्यक्तिगत संदेश के साथ किसी भी अन्याय के संबंध में अपनी शिकायत या समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत करा सकते हैं। कोरोना की वजह से आम जन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। सीकर की घटना को लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि पंचायत चुनाव के बाद हवाई फायरिंग की गई और भाजपा कार्यकर्ता और नेता के साथ मारपीट की गई। उनका कहना है वहां पर पूरा प्रशासन कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहा है। ऐसे में वहां पर चुनाव आयोग की टीम जाकर स्थिति का जायजा ले। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और ज्ञानदेव आहूजा जी उपस्थित थे। जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा ने टोंक रोड और रिंग रोड का दौरा किया। सांसद के साथ NHAI के अधिकारी भी रहे। इस दौरान उन्होंने मॉडल रोड बनाने के लिए NHAI अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। टीम ने रिंग रोड स्थित वाटिका रोड पर प्रदेश और निकास रैंप की वस्तु स्थिति का भी जायजा लिया। सांसद रामचरण बोहरा ने NHAI अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की स्थिति की रिपोर्ट भी तलब की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने चंदलाई बांध को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि चंदलाई के रामसागर बांध में पानी की ज्यादा आवाक होने से किसानों के खेतों को नुकसान हो रहा है। पूनिया ने पत्र के माध्यम से निवेदन करते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालें और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने पर दिशा निर्देश प्रदान करने का निवेदन किया ताकि कोरोना संकट के समय इन किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। प्रदेश भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच रार अब खुलकर सामने आ गई है। वसुंधरा राजे समर्थकों ने रालोपा के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल के NDA से समर्थन वापस लेने वाले बयान पर जमकर प्रहार किए। वहीं सांसद बेनीवाल ने इस पर पलटवार किया। सांसद ने उनके खिलाफ बयान जारी करने वाले पूर्व मंत्री व छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी पर निशाना साधा है। बेनीवाल ने एक ट्वीट में सिंघवी को संबोधित करते हुए लिखा कि बेहतर होगा कि आपसी गठजोड़ का हिस्सा बनने के बजाय वे विपक्ष की भूमिका को मजबूत करें। नागौर सांसद ने कहा कि गहलोत सरकार के गठजोड़ का हिस्सा बनकर घोटालों और अनियमितताओं को दबाया नहीं जा सकता। राजस्थान सचिवालय में IAS अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में हुई। इसमें विभिन्न स्केल्स में 44 IAS अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर उनकी ACR देखी गई। अब फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। उनके हस्ताक्षर के बाद उनके प्रमोशन आदेश जारी होंगे। इसके अलावा प्रदेश के 33 IPS अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। CS निरंजन आर्य की अध्यक्षता में आयोजित IPS के अलग अलग स्केल्स में प्रमोशन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इनका अनुमोदन कर दिया गया।
बूंदी के कस्बे के ग्रामीणों ने आधार मशीन लगवाने को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि इन दिनों राशन सीडिंग का कार्य चल रहा है। अधिकांश परिवारों के सदस्यों के अभी तक आधार नहीं होने से सेटिंग कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जबकि हर एक व्यक्ति आधार कार्ड बनवाना चाहता है। मात्र नैनवा पंचायत समिति में ही एक मशीन है जिसकी क्षमता आधार बनाने में केवल 50 से 100 है। ऐसे में उपखंड के सभी लोग आधार कार्ड बनाने में परेशानी से जूझ रहे हैं। लोगों के समय पर आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि 1-2 दिन में ग्राम पंचायत वार आधार कार्ड मशीन स्थापित हो। आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो इसलिए दिया है कि आज राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हर एक राशन सीडिंग की जा रही है। राशन सीडिंग के लिए प्रत्येक परिवार के इकाई का आधार जरूरी है, परंतु प्रशासनिक अमला की स्थिति ये है कि नैनवा उपखंड में केवल एक मशीन लगी हुई है। एक मशीन दिन भर में केवल 50 से 100 आधार कार्ड बना सकती है। ऐसे में इन लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे इस समय पर। उनके आधार कार्ड बनने चाहिए। इसके लिए हमारी पहली मांग यहाँ आज ये रखी गई है हमने, या तो ग्राम पंचायत द्वारा आधार कार्ड मशीन लगाई जाए या फिर आधार कार्ड की मशीन पंचायत द्वारा कैंप लगाया जाए ताकि लोगों के समय पे आधार कार्ड बने। क्योंकि रसद विभाग के आदेश के मुताबिक ये है, जब तक उनका आधार कार्ड नहीं बना होगा और उसका सीडिंग नहीं होगा तब तक उसको राशन नहीं मिलेगा। इसलिए पहले ही कोरोना महामारी चल रही है, वैसे ही लोग भूखे मर रहे हैं और आम गरीब परेशान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आज किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों की वाजिब मांग है, उनके समर्थन में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शादी में से नागौर से मुंडवा लौटते समय सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। नायब तहसीलदार ने मृतक के परिजनों को सीएम सहायता कोष से 1-1 लाख रुपए के चेक सौंपे। इस हादसे में कुल 5 जनों की मौत हुई थी। नायब तहसीलदार मोहनलाल सियोल, पटवारी मोहन राम ने तीनों मृतकों के निवास पर जाकर शोक सभा में मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके बाद सीएम सहायता कोष से मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए के चेक सौंपे। गौरतलब है कि ये युवा एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए कार में सवार होकर नागौर के मुंडवा गए थे। शादी में से वापस लौटते समय इनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में बावड़ी 3 युवकों की मौत हो गई थी। 27 तारीख को नागौर के सिंगानी गांव में एक सड़क दुर्घटना में बावड़ी के 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकरण को मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक गहलोत जी ने स्वयं संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते ही तुरंत उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 लाख रुपए सहायता प्रदान करने के आदेश दिए थे। और श्रीमान जी के आदेशों को पालना में श्रीमान कलेक्टर साहब ने कल तीनों मृतकों राकेश पुत्र श्यामलाल, राकेश पुत्र मेसाराम और किशनलाल पुत्र प्रकाश के परिजनों के नाम चेक जारी किए थे, जो आज उनके निवास पर जाकर उनके परिवारजनों को सुपुर्द किए गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।